चलिए बच्चों, आज हम 5 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सोडियम क्लोराइड से। बच्चों, आप इसको जानते होंगे, लोग इसे कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं और ये वही सॉल्ट है जिसे आप घर में फूड के अंदर यूज करते हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये सोडियम क्लोराइड हमें मिलता कहां से है, यानी कि इसका अकरेंस क्या है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, हमें ये कॉमन सॉल्ट दो जगह से मिल जाता है। एक तो ये सी वाटर के अंदर भी पाया जाता है और दूसरा ये सॉलिड फॉर्म में इसके हमें डिपॉजिट भी देखने को मिलते हैं, जिसे हम रॉक सॉल्ट के नाम से जानते हैं। अब अगर मैं सी वाटर की बात करूं तो सी वाटर के अंदर केवल सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट नहीं है, और भी बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आप एक जगह पर काफी अमाउंट में सी वाटर को इकट्ठा कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए। आपने कई बार इस प्रोसेस को होते हुए देखा भी होगा। उसके बाद जब सनलाइट पड़ती है तो वाटर तो एवोपरेट हो जाएगा और पीछे सॉल्ट जो है वो लेफ्ट रह जाएगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि सी वाटर से सॉल्ट ऑब्टेन करने का तरीका क्या है, बाय एवोपरेशन। आपको एक जगह पानी इकट्ठा कर लेना है, सनलाइट की वजह से वो वाटर अपने आप एवोपरेट हो जाएगा और सॉल्ट पीछे लेफ्ट रह जाएगा। हालांकि ये बात ध्यान रहे कि जो सॉल्ट पीछे रह जाएगा वो केवल सोडियम क्लोराइड नहीं है, उसके अंदर और भी सॉल्ट डिसॉल्व है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस भी करना होगा जिससे आप अदर सॉल्ट की इंप्यूरिटीज को हटा पाएं और केवल सोडियम क्लोराइड को ऑब्टेन कर पाएं। इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास तरीका है, जहां पर हमें रॉक सॉल्ट मिल रहा है, यानी कि काफी बड़े अमाउंट में डिपॉजिटेड फॉर्म में हमें यह सॉल्ट देखने को मिलता है, वहां से आप डायरेक्टली माइनिंग करके भी उस सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बच्चों, ये जो मैंने आपको दो तरीके बताए, यहां से आप अपने सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं और ये काफी चीपर प्रोसेस भी है। अगर फिर भी आप एक्सपेरिमेंटली या लेबोरेटरी बेसिस पर भी इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चों, इस रिएक्शन में आपको एक बेस चाहिए, आप ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक आपको एसिड चाहिए, वो आप मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए। जब आप दोनों को कंबाइन कराएंगे तो आपको पता है, जब बेस और एसिड मिलता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो बोलो, यहां पर सॉल्ट कौन सा बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो ये वाली टेक्निक बच्चों आप लेबोरेटरी बेसिस पर यूज कर सकते हैं सॉल्ट के प्रिपरेशन के लिए। हालांकि बता दूं बच्चों कि ये प्रोसेस चीपर नहीं है, तो सस्ती प्रोसेस से अगर आपको सॉल्ट ऑब्टेन करना है तो वही एवोपरेशन वाला टेक्निक यूज कर लीजिए सी वाटर के केस में, या फिर जो रॉक सॉल्ट के डिपॉजिट मिलते हैं वहां से रॉक सॉल्ट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम इस सोडियम क्लोराइड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात कर लें। तो बच्चों, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है, ये व्हाइट कलर का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और अगर मैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं बच्चों तो वो 1081 केल्विन होता है, और अगर मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो वो 1713 केल्विन के इक्वल है। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, और बताओ हाई होना भी चाहिए क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक तरीके का आयनिक कंपाउंड है। इसके अंदर कैटायन और एनायन प्रेजेंट है, और हम ये बात जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल के बीच में होता है लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ऑब्वियसली अगर इतना ज्यादा फोर्स इन्वॉल्व है तो इसके आयंस को अलग अलग करना इतना आसान काम नहीं होगा, हमें बहुत ज्यादा हीट देनी होगी, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसके अलावा बच्चों, सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि ये वाटर में सॉल्युबल है। अच्छा, अगर मैं सोडियम क्लोराइड के यूजेस की बात करूं बच्चों, तो ये फूड के अंदर हम लोग यूज करते हैं। आप घर के अंदर अपने जितने भी फूड आइटम्स हैं, ज्यादातर फूड आइटम्स में हम लोग सॉल्ट का यूज करते हैं। पिकल्स में भी बच्चों हम सॉल्ट का यूज करते हैं। इसके अलावा बच्चों, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस को बनाने में भी हम सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन सभी को बनाने के लिए हमारे पास सोडियम क्लोराइड एज अ रॉ मटेरियल होना चाहिए, उसी की मदद से हम इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा बच्चों, सोप प्यूरिफिकेशन में भी हम लोग सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सोडियम क्लोराइड कितना इंपॉर्टेंट है, और ये इतना इंपॉर्टेंट मैं बता दूं क्यों है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन सोडियम क्लोराइड की मदद से किया जाता है। तो चलिए हम भी कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करके देखें जिसके अंदर हमें सोडियम क्लोराइड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो बच्चों, मैं सबसे पहले बात करूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की, यानी कि कास्टिक सोडा। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसको बनाने के लिए हमें सोडियम क्लोराइड एज अ रॉ मटेरियल चाहिए। तो बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए हमें क्या करना है, हम एक बीकर ले लेते हैं, और इस बीकर के अंदर आप सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लीजिए। यानी कि इस वक्त इस बीकर के अंदर वाटर प्रेजेंट है और हमने काफी लार्ज अमाउंट में सोडियम क्लोराइड डाल रखा है, ताकि ये सॉल्यूशन कैसा हो जाए, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो जाए। और बच्चों ध्यान रहे, अगर आप सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ऐसे एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन के नाम से जानते हैं।
तो कभी भी अगर आपसे कोई कहे कि मेरे पास ब्राइन है, तो ब्राइन का मतलब आप क्या समझेंगे? पानी में सोडियम क्लोराइड मिलाया हुआ है, बस थोड़ा ज्यादा मिलाया हुआ है, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना दिया है। अब बच्चों हम ये बात जानते हैं कि जब भी किसी आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डाला जाता है तो वो कैटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो सोडियम क्लोराइड भी एक आयोनिक कंपाउंड है, तो जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो भी ब्रेक हो जाएगा, सोडियम आयन अलग हो जाएगा और क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस वाटर के अंदर कैटायन और एनायन आ चुके हैं और यही सोडियम आयन और क्लोराइड आयन फर्दर क्या करेंगे? ये वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल भी यहां पर कुछ हद तक टूटते हुए दिखेंगे आपको। तो यानी कि अगर आप इस सॉल्यूशन के अंदर देखेंगे तो आपको H+ और OH- आयन भी देखने को मिलेंगे। देखो समझते जाना क्या क्या हुआ। पहले वाटर ने सोडियम क्लोराइड को ब्रेक किया तो आपको सोडियम आयन और क्लोराइड आयन देखने को मिला, और उसके बाद इन्हीं सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ने कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेक कर दिया, इसीलिए आपको H+ और OH- आयन भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस वक्त बच्चों आपको इस सॉल्यूशन के अंदर दो टाइप के कैटायन दिख रहे हैं, एक तो Na+ और H+, और दो टाइप के एनायन दिख रहे हैं, एक Cl- और एक OH-। अब आप क्या करिए बच्चों, इस बीकर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर दीजिए और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दीजिए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहा हूं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हम यहां पर कुछ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कराने वाले हैं। अब बच्चों आप ये बात तो जानते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड होगा वो इलेक्ट्रोड कैसा माना जाएगा? पॉजिटिव टाइप का। और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट होगा वो इलेक्ट्रोड कैसा माना जाएगा? बोलो, नेगेटिव टाइप का। तो मुझे अभी बताओ कि आपके सॉल्यूशन के अंदर जो कैटायन प्रेजेंट है वो किस टाइप की इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे? पॉजिटिव टाइप की इलेक्ट्रोड के पास या नेगेटिव टाइप की इलेक्ट्रोड के पास? तो बच्चों आप सही समझ रहे होंगे, अपोजिट पोलैरिटी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो जो पॉजिटिव आयंस हैं वो हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास आएंगे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ये कैटायंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो बताइए, इस इलेक्ट्रोड को मैं कैथोड के नाम से भी बुला सकता हूं। कैथोड किसको बुलाते हैं? उस इलेक्ट्रोड को बुलाते हैं जो अपनी तरफ कैटायंस को अट्रैक्ट करती है। तो जो इलेक्ट्रोड नेचर वाइज नेगेटिव होगी, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होगी, वो कैटायंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो उसे हम क्या बुलाएंगे? कैथोड। और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगी, यानी कि एनायंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी बच्चों, उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड के नाम से बुलाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसका नेचर पॉजिटिव टाइप का है, तो ये एनायंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो बताइए इस इलेक्ट्रोड को मैं क्या बुला सकता हूं? एनोड। अब बच्चों हमारे पास इस सॉल्यूशन में दो टाइप के एनायन हैं, एक Cl- क्लोराइड आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन। और जो हमारा एनोड है जो कि नेचर वाइज पॉजिटिव टाइप का है वो इन एनायंस को अट्रैक्ट करेगा। तो मुझे बताइए इस एनोड के पास क्या हमारे Cl- और OH- आयन दोनों आएंगे या दोनों में से कोई एक आएगा? तो बच्चों शायद आपको लग रहा होगा कि क्लोराइड आयन भी यहां पर आएगा और हाइड्रोक्साइड भी यहां पर आएगा, लेकिन मैं बता दूं ऐसा नहीं होगा, यहां पर केवल क्लोराइड आयन आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, यहां पर केवल क्लोराइड आयन क्यों आ रहा है? तो देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि यहां पर क्लोराइड आयन आया। अभी क्लोराइड आयन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तभी तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो वो जैसे इस इलेक्ट्रोड के पास आएगा, ये इलेक्ट्रोड नेचर वाइज पॉजिटिव टाइप की है, तो वो क्लोराइड आयन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड के अंदर डाल देगा और अपने आप को न्यूट्रल कर लेगा, यानी कि Cl क्लोरीन बना लेगा। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं? यहां पर क्या हुआ? यहां इलेक्ट्रॉन की लूजिंग हुई है, और आप ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की लूजिंग को हम ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहाँ एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर कहीं हाइड्रोक्साइड आयन भी यहां पर आया होता तो वो भी इलेक्ट्रॉन लूज करता और उसका भी ऑक्सीडेशन होता, लेकिन यहां पर क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड दोनों तो नहीं आए हैं, केवल क्लोराइड आया है। अब ऐसा क्यों? तो सीधी बात है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जो जल्दी ऑक्सीडाइज होना चाहता होगा, वो यहां तक पहुंचेगा। तो बच्चों मैं बता दूं कि क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में क्लोराइड आयन जो है वो जल्दी ऑक्सीडाइज होना चाहता है, इसीलिए वो एनोड तक पहले आ जाएगा और वो यहां पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कैसे? अपना एक इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देगा और Cl बन जाएगा, क्लोरीन। लेकिन हमारा हाइड्रोक्साइड आयन वो हमारे सॉल्यूशन के अंदर ही पड़ा रहेगा। वो क्लोराइड जितना ऑक्सीडेशन नहीं कर पा रहा था, उतनी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होना चाह रहा था, इसीलिए वो सॉल्यूशन के अंदर रह गया। अभी वहीं पर दूसरी तरफ मैं कैथोड की बात करूं, तो कैथोड तो हमारा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, यानी कि वो नेचर वाइज नेगेटिव टाइप का है। अब नेगेटिव टाइप का इलेक्ट्रोड हमारे कैटायंस को अट्रैक्ट करेगा, और हमारे पास दो टाइप के कैटायन है, सोडियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन।
तो अब फिर से यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों यहाँ पर आएंगे या दोनों में से कोई एक आएगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ पर दोनों में से एक ही आएगा और वो होगा हमारा हाइड्रोजन आयन। अब फिर से बात वही है कि जब हाइड्रोजन आयन यहाँ पर आएगा तो वो पॉजिटिव टाइप का पार्टिकल है, तो वो क्या करेगा, वो हमारे इस कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपने आप को न्यूट्रल कर लेगा, यानी कि हाइड्रोजन बना लेगा। तो यहां पर हुआ है इलेक्ट्रॉन की गेनिंग, और इलेक्ट्रॉन की गेनिंग को हम रिडक्शन बुलाते हैं। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जो जल्दी रिड्यूस होना चाहता होगा, वही यहां पर आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि H+ आयन जल्दी रिड्यूस होना चाहता है एज कंपेयर टू सोडियम आयन के, इसीलिए यहां पर H+ आयन पहले आया और वो अपने आप को यहां पर आकर रिड्यूस कर लेगा। और जो सोडियम आयन रह गया लेफ्ट, वो आपको कहां देखने को मिलेगा, वो आपको सॉल्यूशन के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो अभी मुझे बताओ सॉल्यूशन के अंदर आपका क्या लेफ्ट रह गया, Na+ और OH- आयन। तो वो दोनों तो मिलकर दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, वही कास्टिक सोडा जो हम इस पूरी प्रोसेस में बनाना चाहते थे। लेकिन अगर हम अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ दोबारा देखें तो बच्चों आप देख पा रहे थे कि एनोड की तरफ क्लोराइड आयन आया था और उसने जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो न्यूट्रलाइज हो गया और बन गया Cl। लेकिन बच्चों क्लोरीन Cl फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में देखने को नहीं मिलेगा, क्लोरीन Cl2 फॉर्म में अपने आप को एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब यहां पर एक और क्लोराइड आयन आएगा, वो एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जब यहां पर हमें दो क्लोरीन देखने को मिलेंगे तो वो दो क्लोरीन आपस में मिलकर Cl2 क्लोरीन गैस बना लेंगे। तो बच्चों मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एनोड के पास दो क्लोराइड आयन आए होंगे, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, दोनों Cl बन गए होंगे और दो Cl मिलकर एक क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस में हमारे एनोड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन डाले गए। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे जो कैथोड वाली इलेक्ट्रोड है उसमें वो दोनों इलेक्ट्रॉन वापस लिए जाएंगे। और बताओ वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसने लिए होंगे, हमारे हाइड्रोजन आयन ने। जब यहां पर एक हाइड्रोजन आयन आएगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को हाइड्रोजन बना लेगा। फिर जब दूसरा हाइड्रोजन आयन यहां पर आएगा तो वो भी दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने आप को हाइड्रोजन बना लेगा और दो हाइड्रोजन मिलकर एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर एक तरफ दो इलेक्ट्रॉन लूज किए गए तो दूसरी तरफ वहीं पर दो इलेक्ट्रॉन वापस भी ले लिए गए। तो बच्चों मैं इस पूरी प्रोसेस को अगर केमिकल रिएक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर मैंने शुरुआत में NaCl प्लस वाटर लिया था और जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस करवाया तो आउटपुट में मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला प्लस हाइड्रोजन गैस मिली प्लस क्लोरीन गैस मिली। और बच्चों इस पूरी प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि क्लोर का मतलब हो गया क्लोरीन, तो यहाँ पर क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, और एल्कली मतलब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं जो कि एक वाटर सॉल्युबल बेस है जिसे एल्कली के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर एक एल्कली का फॉर्मेशन भी हो रहा है और क्लोरीन का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलो हमने क्या नाम दे दिया, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब जो बच्चों यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, अगर मैं उसके यूजेस के बारे में बात करूं तो सोप के फॉर्मेशन में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, पेपर के फॉर्मेशन में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है, यहां तक कि बच्चों कई तरीके की डाइज बनाने में भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। इसके अलावा बच्चों पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूटिलाइजेशन किया जाता है। इसके अलावा हमें क्लोरीन गैस का भी आउटपुट मिला था, अगर मैं उसके भी यूज के बारे में बच्चों बात करूं तो आप जानते हैं कि क्लोरीन एज अ डिसइंफेक्टेंट एजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है, यानी कि अगर आप इसे वाटर में डाल दें तो ये जर्म्स बैक्टीरिया को किल कर सकता है। इसके अलावा बच्चों आप क्लोरीन की हेल्प से भी कुछ केमिकल सब्सटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन का यूज करते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्मेशन में भी हम क्लोरीन का यूटिलाइजेशन करते हैं। इसके अलावा बच्चों PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड नाम का भी एक टफ प्लास्टिक होता है जिसका फॉर्मेशन करने में भी हम क्लोरीन का यूज करते हैं। इसके अलावा बच्चों हमें हाइड्रोजन गैस भी एज अ आउटपुट मिली थी, अगर उसके भी मैं यूटिलाइजेशन की बात करूं बच्चों तो अमोनिया के फॉर्मेशन में हम हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। इसके अलावा बच्चों आप ये बात भी जानते होंगे कि लिक्विड हाइड्रोजन को एज अ रॉकेट फ्यूल भी यूज किया जाता है लिक्विड ऑक्सीजन के साथ। इसके अलावा भी बच्चों हाइड्रोजन का यूज करके हम कई टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस बनाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मीथेनॉल, वाटर गैस। इन सभी के फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे सोडियम क्लोराइड का यूज करके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों मैं एक और ऐसे केमिकल सब्सटेंस की बात करूंगा जिसका फॉर्मेशन करने के लिए हमें सोडियम क्लोराइड की रिक्वायरमेंट होती है, और नाम है उसका बेकिंग सोडा, जिसको आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो इसको बनाने के लिए बच्चों फिर से आपको ब्राइन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मतलब वही सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, प्लस आपको दो और चीजों की रिक्वायरमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया।
जब आप इन सभी चीजों को कंबाइन करेंगे तो आपको आउटपुट में दो सब्सटेंसेस देखने को मिलेंगे, एक सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा अमोनियम क्लोराइड। तो बच्चों यहाँ पर जो सोडियम बाइकार्बोनेट आपको देखने को मिल रहा है वही बेकिंग सोडा है। हालांकि बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो इस वक्त अमोनियम क्लोराइड के साथ मिक्सअप है, तो आपको उसे सेपरेट आउट करना होगा। तो एक तरीका है, आप रोटरी वैक्यूम फिल्टर की मदद ले सकते हैं इन दोनों को अलग करने के लिए, और उसकी मदद से आपको आपका सोडियम बाइकार्बोनेट सेपरेट आउट होकर मिल जाएगा। अब ये वाली फिल्ट्रेशन टेक्निक फिलहाल यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी नहीं है, तो मैंने आपको सिर्फ नाम बता दिया है। अब बच्चों अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट की भी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये भी व्हाइट कलर का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, यानी कि पूरी तरीके से कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता है। अब बच्चों अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट अप करें तो क्या होगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा और आउटपुट में आपको सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा। और बच्चों ये वाली रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देने वाला हूं। बच्चों जब भी आप केक या पेस्ट्रीज का फॉर्मेशन करते हैं तो उसके अंदर हम एक मटेरियल का यूज करते हैं जिसे हम बेकिंग पाउडर बुलाते हैं। क्या आपने इसके बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि एक्चुअली बेकिंग पाउडर होता क्या है? तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि बेकिंग पाउडर के अंदर बेकिंग सोडा प्रेजेंट होता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। हालांकि इसके अलावा भी एक और भी चीज प्रेजेंट होती है, लेकिन पहले समझ लें कि हमने बेकिंग सोडा एक्चुअली डाला क्यों है। तो बच्चों आप ये बात तो जानते हैं कि केक बनाने के लिए शुरुआत में हमारे पास एक डफ होता है। अब जब आप उस डफ को हीट अप करेंगे, क्योंकि अभी आपने उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल रखा है, यानी कि उस डफ के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, और आप इस डफ को हीट अप कर रहे हैं, तो जैसे ही ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो क्या होगा, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा और सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अभी वाटर तो आपका एवोपरेट होके निकल जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब ऊपर की तरफ उठेगी तो आपका जो डफ है वो स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा, जिससे हमारा केक रेडी हो जाता है। ये तो आपने देखा भी होगा कि जो केक होता है वो काफी सॉफ्ट एंड फ्लफी होता है, फूला हुआ सा होता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वही हमारे केक को फ्लफी बनाती है। लेकिन बच्चों इस हीटिंग प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट भी तो बना है, और वो नेचर वाइज बेसिक होता है, यानी कि वो टेस्ट में बिटर होगा, कड़वा होगा। तो इससे तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारा जो केक है उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, वो बिटर लगने लगेगा। तो अगर हमें उसके इफेक्ट को हटाना है तो बच्चों यहाँ पर आपको एक माइल्ड एडिबल एसिड डालना होगा जो इस सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम टार्ट्रिक एसिड का यूज करते हैं ताकि सोडियम कार्बोनेट के इफेक्ट को हम न्यूट्रलाइज कर पाए। तो आपने जो बेकिंग पाउडर यूज किया उसके अंदर बेकिंग सोडा भी था, और आपने एक माइल्ड एडिबल एसिड भी डाला, टार्ट्रिक एसिड, और इसी बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड के कॉम्बिनेशन को बच्चों हम बेकिंग पाउडर बुलाते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा के यूज के बारे में। तो बच्चों बेकिंग सोडा का एक यूज तो यही मान लिया जाएगा कि ये बेकिंग पाउडर में एक कंपोनेंट के रूप में यूज हो रहा है, जिसकी मदद से आप केक या पेस्ट्रीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी बच्चों आप इसे एज अ एंटासिड भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। अभी बेकिंग सोडा नेचर वाइज एल्कलाइन होता है, और आपके स्टमक में इस वक्त एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ज्यादा एसिड बन रहा है। तो जब आप इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा और आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम बेकिंग सोडा को एज अ एंटासिड भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बच्चों हम बेकिंग सोडा का यूज कई तरीके के डिफरेंट मेडिसिन में भी करते हैं। इसके अलावा भी बच्चों मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूं, फायर एक्सटिंग्विशर। आप ये बात जानते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, और ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर को हम सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बुलाते हैं, और इसके बारे में बच्चों आपने क्लास 8 में पढ़ा भी है। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि बेकिंग सोडा के भी बहुत सारे सेवरल यूजेस होते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे अपने अगले कंपाउंड के बारे में, जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। और अगर आप इसके केमिकल फॉर्मूला को देखें तो ये कुछ और नहीं, सोडियम कार्बोनेट है, जिसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिलते हैं, यानी कि आप इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बुला सकते हैं। बच्चों अगर आप इस वॉशिंग सोडा को फॉर्म करना चाहते हैं तो इसके भी बड़ी सिंपल प्रोसेस है, वही प्रोसेस यूज करेंगे जो बेकिंग सोडा में हमने इनिशियल वे में यूज किया था। हम दोबारा से ब्राइन लेंगे, यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर का सॉल्यूशन लेंगे, और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया डालेंगे। तो फिर से हमें वही दो आउटपुट मिलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। और मैंने आपको बताया था आप रोटरी वैक्यूम फिल्टर प्रोसेस के थ्रू सोडियम बाइकार्बोनेट को सेपरेट आउट कर सकते हैं।
अब बच्चों जब आप इस सोडियम बाइकार्बोनेट को दोबारा हीटअप करेंगे और किस टेम्परेचर पे, वही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीटअप करेंगे तो क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा और आपको सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो अभी जो यहाँ पर आपको सोडियम कार्बोनेट मिल गया है, अगर आप इसको फिर से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इसके अंदर दोबारा वाटर मॉलिक्यूल्स एड अप करते हैं तो क्या होगा, ये दोबारा आपको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के फॉर्म में दिखने लगेगा और आपका वॉशिंग सोडा प्रिपेयर हो जाएगा। बच्चों अगर मैं इसकी भी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये भी देखने में व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और अगर आप इसको वाटर में डालेंगे तो ये सॉल्युबल भी है, यानी कि मैं बोल सकता हूं ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है। अब बच्चों अगर इस वॉशिंग सोडा को आपने एयर में ओपनली रख दिया तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये वॉशिंग सोडा जिसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से ये 9 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा और ये क्या रह जाएगा, Na2CO3.H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। तो अगर कभी भी आपसे कोई ये पूछे कि अगर हम वॉशिंग सोडा को एयर के सामने एक्सपोजर कर दें, एयर के सामने रख दें ओपनली तो क्या होगा, तो आपको क्या बताना है कि ये 9 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है। अच्छा अगर मैं हीटिंग प्रोसेस की बात करूं तो क्या होगा, अगर मैं वॉशिंग सोडा को हीटअप कर दूं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे तो क्या होगा, तब भी बच्चों ये 9 वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा और सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बन जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से और ज्यादा टेम्परेचर पे हीटअप किया तो ये उस बचे हुए एक वाटर मॉलिक्यूल को भी लूज कर देगा और एनहाइड्रस टाइप का सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, जिसमें आपको कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब बच्चों यहाँ पर हमसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये जो बार बार सोडियम कार्बोनेट हमें मिल रहा है, अगर मैं इसको एसिड के साथ ट्रीट कराऊं तो क्या होगा। तो बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं हम अपने सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन कराते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आउटपुट में आपको सोडियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलेगी। इसके अलावा बच्चों अगर मैं सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ ट्रीट कराता हूं तो क्या होगा, तो बच्चों आपको आउटपुट में सोडियम बाइकार्बोनेट बनता हुआ दिखेगा। तो बच्चों ध्यान रहे ये कुछ वो केमिकल रिएक्शन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि इनके कॉम्बिनेशन से क्या चीजें बन रही हैं। तो चलिए अब जरा वॉशिंग सोडा के यूजेस के बारे में भी बात कर ली जाए। तो बच्चों वॉशिंग सोडा का भी यूज हम कई तरीके के केमिकल सब्सटेंसेस के फॉर्मेशन में करते हैं, जैसे कि हम कास्टिक सोडा वॉशिंग सोडा की मदद से बनाते हैं। इसके अलावा आप सोप का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों वॉशिंग सोडा का यूज लॉन्ड्रीज वगैरह में वॉशिंग पर्पस से भी किया जाता है। इसके अलावा बच्चों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है इसका, जो हार्ड वाटर होता है जिसके अंदर परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट होती है, उस हार्डनेस को हटाने में भी ये वॉशिंग सोडा हमारी हेल्प करता है। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों की वॉशिंग सोडा के भी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं।